आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की। क्या कर रहे हैं? हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्णों को पढ़ रहे थे और हमने वर्णों के दो प्रकार पढ़े। एक प्रकार हमने पढ़ा स्वर वर्ण और दूसरा हमने पढ़ा व्यंजन वर्ण, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के हिंदी व्याकरण वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ण पढ़े, एक पढ़े स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर और व्यंजन हम दोनों पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने हिंदी वर्णमाला में इन तीन चीजों को भी देखा होगा, तीन अलग अलग चीजें। आपने अयोगवाह देखोगे हिंदी वर्णमाला में, इसके अलावा आप संयुक्त व्यंजन देखोगे हिंदी वर्णमाला में। और हिंदी वर्णमाला में आगत वर्ण तो नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयोग करें उनको डिक्शनरी के हिसाब से भी देखें, अगर हिंदी डिक्शनरी, तो आगत वर्ण भी मिलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत वर्ण या आगत ध्वनियां, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। किसमें बेटा? हिंदी व्याकरण। ठीक, तो हम स्वर और व्यंजन इसको विस्तृत तरीके से हम पढ़ चुके, हमने ट्रिक वाली तो बात ही नहीं करी, है ना। अब आज हमारे पास तीसरा पॉइंट है अयोगवाह का, चौथा हमारा होगा संयुक्त व्यंजन और पांचवा होगा आगत ध्वनियां। इन तीन चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं। आइए पहले सबसे पहले हम शुरू क्या कर रहे हैं? अयोगवाह। क्या कर रहे हैं? अयोगवाह। कि सर अयोगवाह होते क्यों, क्या है? देखो, अयोगवाह की बात कर देते हैं कि कौन है अयोगवाह। आपने देखा होगा जब मैं स्वर पढ़ाता हूं, जब मैंने स्वर ध्वनियां पढ़ाई तो उसमें स्वर में मैंने क्या पढ़ा? पहले अ, आ, ए, ओ, री, ए, आई। मैंने यही बोला था। मैंने कहा स्वर कितने होते हैं? मैंने कहा था 11 स्वर होते हैं। अब आपने दिमाग में एक बात आई उस दौर में कि सर ए आई तक, या ए आई सॉरी, और फिर ओ और आओ। आपके दिमाग में बात है सर यहीं तक बात कर रहे हैं, ये टोटल कितने? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक है। लेकिन आपने वर्णमाला में दो और स्वरों को स्वरों के साथ देखा होगा। वो आपने पहला देखा होगा अंग और दूसरा देखा होगा अह। इसको कई जगह अंगों कहते हैं, क्या बात? इसको कई जगह अंगों कहते हैं और इसको कई जगह अह कहते हैं, है ना। तो अब ये बात है कि सर आपने 11 वर्णों की बात करी, लेकिन ये दो वर्णों की तो बात ही नहीं करी। ना तो आपने अंग की बात करी, ना तो आपने अह की बात करी। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जो है वो स्वरों के साथ नहीं आते। अगर ये स्वरों के साथ नहीं आते तो रखे क्यों गए, इस पर भी बात करेंगे। देखो, इन दोनों वर्णों को कहते हैं अयोगवाह वर्ण। क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। क्यों कहते हैं? सुनना जरा। अयोगवाह जो शब्द है वो बना हुआ अ प्लस योग से, अ प्लस योग प्लस वाह, तीन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। क्या कहा मैंने? अ प्लस योग प्लस वाह, तीन वर्णों से बना। अरे इससे पहले मैंने ये भी कहा कि अंग और अह स्वरों के साथ नहीं आते, तो स्वरों के साथ नहीं आते तो फिर स्वरों के साथ रखे क्यों गए? इसके पीछे भी बात होनी चाहिए, जरा सुनना जरा। अंग और अह स्वरों के साथ रखे तो गए हैं बाबू, लेकिन एक बात ये दिक्कत है कि दोनों का उच्चारण स्वरों की तरह नहीं होता है। किस तरीके? क्या बोले मैंने? इन दोनों का उच्चारण स्वरों की तरह नहीं होता है। देखो, आप अ बोलोगे तो पीछे से अ का भाव आएगा, आ बोलोगे तो आ की ही ध्वनि आएगी, कुछ और ध्वनि आपके पीछे नहीं। लेकिन आप अंगों बोलते तो गौ की ध्वनि आती है ना। अह बोलते तो पीछे से ह की आती है या नहीं? मतलब ये दोनों बोले ऐसे जा रहे हैं जैसे व्यंजन बोले जाते हैं, मगर रखा गया इनको स्वरों के साथ है। इसका मतलब है ऐसे वर्ण जो स्वरों के साथ जुड़कर वाह नहीं होते, वाह माने साथ नहीं चलते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों के साथ जुड़कर वाह नहीं होते, मतलब साथ जुड़कर आगे नहीं चलते हैं, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अ माने नहीं, योग माने जुड़ना, वाह माने वाहित होना। वाहित माने आगे बढ़ना। इन्हें जो जुड़कर आगे नहीं बढ़ते, वाहित नहीं होते, साथ नहीं चल सकते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अब देखो, कौन है अंग और अह? इन दोनों के अलग अलग नाम है। एक नाम इनका अयोगवाह है, ठीक, व्यंजनों की तरह यूज हो रहे, लेकिन व्यंजनों के साथ नहीं है, रखे गए स्वरों के साथ है। इन दोनों के अलग अलग नाम है। क्या है? सम्मिलित नाम तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं, और अलग अलग अगर मैं इनका नाम बोलूं तो अंग को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार। और अह को क्या कहते हैं? अह को कहते हैं विसर्ग। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अह को कहते हैं विसर्ग। इसे विसर्ग कहते हैं, और इसे एक्चुअली देख रहे होंगे आप, अ के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। सारा खेल इस बिंदु का ही है।
अरे पीछे जो दो बिंदु लगे हुए हैं, दो डॉट बिंदु लगे हुए हैं, उन्हें हम विसर्ग कह रहे हैं। ऐसा है या नहीं? अरे इन दोनों से बने हुए लगभग लगभग अधिकतर जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। तो मैंने कहा ये दोनों का नाम, एक है अनुस्वार, एक है विसर्ग। और एक बात याद रखना, अनुस्वार और विसर्ग दोनों के दोनों ऐसे वर्ण हैं जो हमेशा स्वरों के साथ यूज होते, व्यंजन के साथ नहीं। अब आप सोचेंगे सर स्वरों के साथ कैसे होते हैं? जैसे एक शब्द मैंने लिखा नमः है, क्या लिखा बेटा मैंने? नमः है। अब आप सोचोगे सर नमः आपने लिखा तो म के पीछे आपने क्या लगाया? विसर्ग लगाया। तो आप तो कह रहे थे कि व्यंजनों के साथ यूज नहीं होते, ऐसा है या नहीं? देखो कैसे, देखो जरा, म जो है बेटा, हम इस म, आपको जानते हैं कोई भी व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब अगर मैं इस म से स्वर हटा दूंगा ना, तो इस म को हमें आधा लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? म को आधा म प्लस अ। और एक्चुअली में ये विसर्ग तो अ के साथ लगा हुआ है। आ रही बात समझ में कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। तो ये दोनों के दोनों वर्ण जो है वो अधिकतर स्वरों के साथ प्रयोग होते, अधिकतर के स्वरों के साथ ही प्रयोग होते, और इन दोनों से मिलकर जो बने हुए शब्द होते हैं वो हमेशा संस्कृत भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? संस्कृत भाषा के। ये दोनों का अलग अलग नाम है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों का संयुक्त नाम है अयोगवाह। क्या नाम है? तो ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब आपके पास अयोगवाह तो खत्म हो गया। दूसरा हमारा जो आज का पॉइंट था वो था बाबू संयुक्त व्यंजन। क्या था? संयुक्त व्यंजन। कि ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, देखो अभी तक जो मैंने आपको 33 व्यंजन लिखाए हैं उनमें मैंने 4 व्यंजन नहीं लिखाए। कौन से? जिनको हमने वर्णमाला में रखा, हमने कहा ये व्यंजन नहीं है। कौन है वो? अक्ष, त्र, ज्यों, स्र। ये 4 मैंने कहा ये नहीं आते हैं। मैंने कहा ये व्यंजन नहीं है। आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा ये संयुक्त व्यंजन है ना? अच्छा, व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन वो है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ऐसा ही है ना? लेकिन ये ऐसे व्यंजन है जो एक व्यंजन से नहीं बल्कि 2 व्यंजनों से मिलके बने हुए, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये 2 व्यंजनों से ही नहीं बल्कि 2 व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बने होते हैं, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन। क्या कहा मैंने? ऐसे व्यंजन दो व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब पॉइंट ये, अक्षौ किस चीज से मिलकर बना? एक्चुअली में हम अक्षौ नहीं अक्षौ बोलते हैं। अक्षौ कैसे लिखेंगे? आधा क प्लस 100। कई जगह किताबों में इतना ही लिखा हुआ है, आधा क प्लस 100। बात खत्म हुई कि नहीं? पर मैंने अभी कहा था कि कई किताबों में इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि 100 को भी आधा कर लो। क्यों आधा क्यों करें? इसका मतलब है जो 100 है ना, कौन सा वाला है? षटकोण वाला जो 100 है, इस 100 को क्या करो आप? स्वर हटा दो इससे। तो अगर हम स्वर हटाएंगे तो इसके नीचे एक बिंदु डॉट, सॉरी ये चिन्ह लगाना पड़ेगा, और इस चिन्ह को हम कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। अब इससे मैंने ये चिन्ह हटा दिया, तो अब ये क्या होगा? 100 किससे मिलकर बना होता है? तो ये पीछे अ लगा होगा, ऐसा है या नहीं? मैं आपको ये सिखा चुका हूं पहले भी, पिछले वीडियोस में। तो आधा 100 प्लस आधा 100, सॉरी आधा क प्लस आधा 100 प्लस अ, इन तीनों से मिलकर अक्षौ बना, ऐसा है या नहीं? बोलो भाई। अब एक चीज आपको समझ में आएगी कि 2 आधे व्यंजन, आधे क्या होना? व्यंजन तो वैसे पूरा ही होता है, पर 2 आधे व्यंजन और एक स्वर से मिलकर के अक्षौ का निर्माण। अभी क्या कहा था मैंने? संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों को कहते हैं? दो व्यंजनों एक स्वर से मिलकर बनते हैं, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अब त्र किससे मिलकर बना? अच्छा, त्र में देख लो आप, त्र कैसे है? त के पीछे र अपने आप आ रहा है, बोलो त्र। ऐसा हो रहा है, मतलब ये त्र जो है किससे बना होगा? आधा त प्लस र। तुम सोचिए ये क्या है? ये इसको हलंत कहते हैं बेटा। ये जो डॉट हल्का सा ऐसे लगता है, इसे हलंत कहते हैं। और ये जिस शब्द के नीचे जुड़ता है, ये उस जिस वर्ण के नीचे जुड़ता है, ये उस वर्ण को आधा कर देता है। तो हमने आधा तो प्लस रॉक, अब इस रॉक से भी स्वर हटा दे तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे हमें हलंत लगाना पड़ेगा, और ये अ बन गया। क्लियर हुआ? बोलो भाई। अच्छा, अब ज्यों, इसको ज्यों नहीं बोलना बेटा, हिंदी में से ज्यों कहते हैं। संस्कृत का शब्द है इसलिए इसे ज्यों कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यों, ज्यों। अभी किससे मिलकर बना हुआ है? आधा ज प्लस यों से मिलकर बना। ये पंचमाक्षर यों याद है आपको? और चौथा ज वाला ज है ये, आधा ज प्लस यों से। अब यों में से भी अगर हम हलंत हटा दें तो क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर है? बोलो। अब बचा स्र। स्र वही श्री वाला, जैसे हम अपने नाम के आगे श्री लगाते, श्री शुभम गोसाई जी,
है ना। ऐसे हम पीछे से आगे से श्री लगाते हैं, श्र भैया। श्र किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना आधा श प्लस र, इससे मिलकर बना है। ये वाला श आधा और ये वाला र आधा, तो ये आधा स प्लस र से मिलकर बना स्र। लेकिन भैया इस जो र पूरा है उससे भी तो हलंत निकालना पड़ेगा, सॉरी स्वर निकालना पड़ेगा। तो आधा र को हमने स्वर रहित किया तो ये अ हो गया। तो आप देखो आधा स प्लस आधा र प्लस अ, इससे मिलकर स्र बना हुआ। क्या ये 4 लाइन समझ में आई? तो मैंने कहा था कि संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो 2 व्यंजन और 1 स्वर से मिलकर बने। अब श बना आधा क प्लस श प्लस अ से, त्र बना आधा त प्लस आधा र प्लस अ से, ज्ञ बना आधा ज प्लस आधा य प्लस अ से, स्र बना आधा स प्लस आधा र प्लस अ से। आप इन्हें स्वर रहित भी कह सकते हैं। स्वर रहित क, स्वर रहित स अ, स्वर रहित त, स्वर रहित र अ, स्वर रहित ज, स्वर रहित य अ, स्वर रहित स, स्वर रहित र अ। क्लियर हुआ? इन्हें हम कैसे व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। क्लियर ये टॉपिक? जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? अब हमारा तीसरा पॉइंट है आगत ध्वनियां। कैसी ध्वनियां? आगत। अब देखो आगत कौन है हमारे पास, पहले ही एक लाइन में समझ लो। वो सभी ध्वनियां या वो सभी वर्ण, मैं वर्ण भी बोल देता हूं, मैं इनके लिए तीसरा नाम लिख लेता हूं यहाँ पे। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा आगत वर्ण। आगत वर्ण वो सभी विदेशी भाषाओं के वर्ण जो आज हिंदी में यूज हो रहे हैं। दोबारा सुनो, वो सभी विदेशी भाषाओं के वर्ण जो आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, हम उन्हें आगत वर्ण कहते हैं, या आप इन्हें विदेशज वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक, अब वो कौन है? देखो, कुछ तो उर्दू भाषा के हैं, जैसे क, ख, ज, फ, क ख, क ख, ग, ज, फ। अब इनके नीचे, ये तुम सोचेंगे सर ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है बेटा। इनके नीचे ऐसे करके बिंदी लगी हुई, इस ये बिंदु है इनके नीचे, ये बिंदु देख रहा हो, ये बिंदु है इनके नीचे। यही अक्षर थे जो हिंदी में भी प्रयोग हो रहे थे, और यही अक्षर है जो आज अरबी फारसी में प्रयोग हो रहे। अंतर क्या है इनमें, इस बात को समझ रहे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के, जिनमें से अधिकतर शब्द अरबी और फारसी भाषाओं के, किसके बोले मैंने? अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द हैं। अब उनको अलग करना मुश्किल हो रहा था। क्यों? मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा बाजार, क्या लिखा बेटा? बाजार। अब पता नहीं चलता लोगों को कि बाजार शब्द किस भाषा का है। तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, इनका नाम था क्या? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने एक प्रचलन चलाया कि जो अरबी फारसी के शब्द हैं और जो इन 4 वर्णों से मिलकर के बने हुए, इनके नीचे ये बिंदी लगा दो, ये बिंदु लगा दो। क्या लगा दो? ये बिंदु लगा दो। और इस बिंदु को उन्होंने नाम दिया नुक्ता। क्या नाम दिया? नुक्ता। तो ये नुक्ता लगे हुए क ख ग ज फ, अगर नुक्ता इनके नीचे लगा होगा तो समझो ये अरबी फारसी के वर्ण है, और इनसे बने शब्द भी अरबी फारसी के होंगे। क्लियर? क्लियर बोलो भाई। और अगर नुक्ता नहीं होगा लगा हुआ तो इनसे बने वर्ण हिंदी या संस्कृत के होंगे। ठीक, अच्छा। अब मैंने बाजार लिखा, देखो तो जौ के नीचे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसके नीचे मैंने ये लगा दिया। आजकल एक मार्केट खुला हुआ देहरादून में, जूडियो ऐसा लिखा हुआ, उसमें जूडियो देखा आपने? अब तुम उनके देखोगे जौ के नीचे उन्होंने यहाँ पे ऐसे करके बिंदी लगा रखी है, क्योंकि अरबी फारसी का वर्ड है वो जूडियो, तो इसलिए उन्होंने ऐसे बिंदु लगा दी। तो वो सभी शब्द जिनके नीचे ऐसे बिंदु लगे हुए हैं, तुम समझ लो अरबी फारसी भाषा से बने। और ये जितने भी क ख ग ज फ, ये 5 वर्ण जो है वो अरबी फारसी के। और ऐसे वर्ण जो विदेशी भाषाओं का हिंदी में प्रयोग हो रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण। एक और देखो, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, बोलो भाई, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ऐसे डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, तो ये जो आपको अयोगवाद समझ में आ गया होगा, आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया, आपको आगत ध्वनिया समझ में आ गया। इस तरीके से आज हमारा स्वर, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और आगत वर्ण यानी कंप्लीट हिंदी वर्णमाला समाप्त हो गई। ठीक है, अब मैं पूरी हिंदी वर्णमाला से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी ऑफलाइन लेकर के आ रहा हूँ। करीब करीब 100 नंबर का वो प्रैक्टिस सेट होगा। उसे हम 2 भागों में करेंगे, 50-50 के प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो वो हम क्लियर करने वाले, यानी वो वीडियो आपके आज ये अपलोड होगा, कल आपके लिए फिर हिंदी वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेट आ जाए। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।